दोस्तों देखा जाए तो ये 2024 का नीट का पेपर है जो मतलब कोड Q6 से मैं करा रहा हूँ। इसमें क्या है कि थोड़ा सा जैसे 2025 का स्टडी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, कम से कम 1 ईयर 2 ईयर का जो पेपर प्रीवियस ईयर है उसका थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए, और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और उनका क्या क्राइटेरिया है और क्या लेवल होता है। इस सब का एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे 2024 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। और ये जो आंसर की है, जो नीट का फाइनल NTA का फाइनल की है उसी से लिया गया है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। एक आध हो सकता है बाय मिस्टेक हो जाए, लेकिन कोई इशू नहीं रखा गया है कि गलती होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स का सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो देखा जाए तो 2 सेक्शन में रहता है, जिसमें फिजिक्स में पहला सेक्शन होता है सेक्शन A, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 35 होता है। एक कंपलसरी होता है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, दूसरा सेक्शन B पे पार्ट जो रहता है सेक्शन B, उसमें आपको 15 क्वेश्चन कर रहता है, और उसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट रहता है, मतलब 5 क्वेश्चन का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो अब देखा जाए हम लोग यहाँ पे पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है, ए बॉब इज वायरल्ड इन ए हॉरिजेंटल प्लेन बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ द क्या ओमेगा आरपीएम। ठीक है, देन टेंशन इन स्ट्रिंग टी। अब तो उसमें टेंशन इन स्ट्रिंग टी, इसमें क्या है, जब ओमेगा आरपीएम है तो टेंशन कितना है, टी है। ठीक है, जैसे ये घूम रहा है तो इसमें मान लीजिए अटैच है, ये टेंशन जनरेट हो रहा है, टी हो गया। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला पता होता है, तो फार्मूला T इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है, इफ़ स्पीड बिकम 2 ओमेगा वाइल कीपिंग द सेम रेडियस द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब कि यही है जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसका जो स्पीड है, पहले तो यहाँ पे ओमेगा था, तब हमने फार्मूला T इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर है जनरल फार्मूला। अभी बोल रहा है कि ये 2 ओमेगा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें T डैश, मान लीजिए T डैश यहाँ पे टेंशन कितना होगा। ठीक है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे T इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे T डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml और ये 2 ओमेगा का स्क्वायर। अगर हम दोनों का रेशो ले लेते हैं, T इक्वल टू T अपान T डैश इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर अपान ml 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए, ये ml से ml ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, और ये आंसर क्या आ गया, आप देख सकते हैं, T डैश इक्वल टू 4T। तो आंसर क्या हो गया, T डैश इक्वल टू 4T। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब इसमें देखा जाए, ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन। तो यूनिफॉर्म, ए पार्टिकल में मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सर्कुलर स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो इसमें बोल रहा है पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए पर्टिकुलर पाथ मेंटेनिंग। तो इसमें क्या होता है, स्पीड, जो हमारे पास स्पीड होता है वो तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर वेलोसिटी देखा जाए, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेरी करेगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यानी कि वेरिंग होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा,
वेरिंग होगा, और वेलोसिटी वेरिंग होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी वेरिंग होगा। तो यानी कि वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन लॉजिक गेट से रिलेटेड है। तो लॉजिक गेट से 2024 में कितना 2 क्वेश्चन आया हुआ, अभी एक क्वेश्चन आपको आगे मिला। नॉर्मली देखा जाए एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइडेड आउटपुट वाई पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल है, जैसा हम लोग जानते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वाई हमें निकालना है। तो आउटपुट वाई निकालना। अब देखा जाए यहाँ पे ए 0 0 है, 0 ए है इनपुट, बी भी 0 है तो ए 1 हो रहा है। ओके ठीक है। अब देखा जाए ए 0 है, ये 1 है, तो ये हमारे पास 0 हो जा रहा। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 हो जा रहा। ये 1 है, 1 है, ये 0 हो रहा। अब देखा अकॉर्डिंग टू ये जो हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए आउटपुट अकॉर्डिंग टू ट्रूथ आउटपुट जो है इंडिपेंडेंट है किसके, वैल्यू ऑफ ए के। वैल्यू ऑफ ए पे कोई डिपेंडेंट, जैसे यहाँ 0 है तो 1 हो जा रहा, 1 है तो 0 हो रहा, 0 है तो 1 हो जा रहा, 1 है तो 0 है। यानी कि अगर देखा जाए हमारे पास आउटपुट इक्वल टू बी और क्या है नॉट, यानी कि इसका इन्वर्स, मतलब कि अगर हम लोग ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पे आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, थर्ड बी बार कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर या सेलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैग्नेट सेलेनॉइड सॉरी। तो सेलेनॉइड यहाँ पे 1 सेलेनॉइड दिया है और यहाँ पे सेकंड सेलेनॉइड दिया है। इन द अबव डायग्राम द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स सेलेनॉइड 1 2 फ्रॉम सेलेनॉइड 2। द मतलब कि आप सेलेनॉइड 1 से लेके सेलेनॉइड 2 फ्रॉम सेलेनॉइड ए, मतलब कि यहाँ से लेके एक स्ट्रांग बार मैग्नेट मूव करा रहे हैं दैट सेलेनॉइड टू रिस्पेक्टिवली थ्रू द डायरेक्शन। तो क्या होगा, तो इसमें जब मूव कराते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन देखें ऐसा आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जा रहा है। अब इस डायरेक्शन में अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए आंसर वही हो जाएगा, यानी कि आंसर अब आपको पता चल गया होगा, जो ए से लेके बी में डायरेक्शन और यहाँ पे डी से लेके सी। यहाँ पे देखिए ए से बी जा रहा है और यहाँ पे डी से क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये रीजनिंग असर्शन का रिलेटेड क्वेश्चन है। रीजनिंग असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है नहीं उतना। अब देखिए असर्शन में दिया है द पोटेंशियल बी एट एनी एक्सिस पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट, जिसमें वेक्टर पी ऑफ द मैग्नीट्यूड कितना है 4 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर कूलम मीटर, और ये हमारे पास इतना हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे 9 × 10⁻³ है। तो अब देखा जाए इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है वो अगर डाइपोल का देखा जाए सेंटर से तो क्या होता है, यानी कि 1/4πε0 या P cos θ/r² होता है। तो अब देखिए अगर हमारे पास एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, जब एक्सियल पॉइंट होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास जो 1/4πε0 और P cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0 की वैल्यू हमारे पास cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए 1/4π का πε0 का वैल्यू 9 ×
4 इंटू 10 पे -6 दिया हुआ है अपान ये हमारे पास r का वैल्यू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 पे -3 आ गया। तो 9 इंटू 10 पे -3 आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए सॉरी +3 आएगा ये, क्योंकि 10 पे 9 है और 10 पे 6 है, तो +3। तो ये हमारे पास पहला जो आंसर है ये आ रहा वोल्ट। तो ये सही है, मतलब असर्शन सही है, क्योंकि हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे cos 0 की वैल्यू अगर लेते हैं तो ये आंसर आता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा कि सेकंड पार्ट मतलब रीज़न क्या है, v = 2p अपन a स्क्वायर द डिस्टेंस एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मूव। तो आप देखा एक्सियल पॉइंट अगर देखा जाए, अगर हम थीटा = 180 लेते हैं, 180 लेते हैं, तो यहाँ पे b = कितना आ जाएगा -9 इंटू 10 पे 3 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू 2p तो आएगा नहीं, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आंसर कौन हो जाए, ए तो ट्रू है लेकिन बी आर जो है रीजन वो क्या है, फॉल्स है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे थ्योरेटिकल मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाले से, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए डायमैग्नेटिक का जो है डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक यहाँ पे ये हमारे पास हो सकता है ये वाला पोर्शन। तो मतलब ए का हमारे पास क्या है, ए के वैल्यू क्या है सेकंड, तो ये क्या 2 सेकंड में ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब फेरोमैग्नेटिक में देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक में जो आएगा तो ये साई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब बी का थर्ड हो गया। तो बी का थर्ड देखिए पहले में आ रहा है, तो यानी कि हम दो यहाँ पे मैच कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, और नो मैग्नेटिज्म में 0 होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा बुक में, फिर हम लोग इसका पढ़ेंगे तो देखेंगे फिर से, तो फिर क्वेश्चन ये करेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0.049 t दिया है। ए मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन ए 5 सेकंड। द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द नीडल कितना है, इतना है 9.8 इंटू 10 पे -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट नीडल इज इतना, तो ये आपको x की वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान है इसमें देखा जाए, अगर हम लोग और पीरियड ऑसिलेशन में देखा जाए t की वैल्यू 2π और रूट क्या होता है i मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान mv होता है। ठीक है, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, ऑसिलेशन में पढ़े हुए हैं, तो इसी फार्मूले का हमें यूज करना। अब देखा जाए यहाँ पे जो यहाँ पे t है, t देखा जाए तो कितना है, t देखा जाए तो 20 कंप्लीट ऑसिलेशन 5 पर सेकंड। तो यहाँ पे 5 t की वैल्यू जो आ जाएगी, t की वैल्यू t अपान 20, 5/20 तो 1/4 आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए जब t की वैल्यू 1/4 रख देते हैं, t 2π रख देते हैं, ये 2π स्क्वायर हो जाएगा, हम रूट डायरेक्ट हटा दे रहे हैं। तो i की वैल्यू 9.8 इंटू 10 पे -6 है। ठीक है, m हमें निकालना पड़ेगा, और ये 49 इंटू 10 पे -3 हो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जब इसको स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/16 4 5 सॉरी ये 2π की जगह 4π हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट मैंने ये कर दिया एक स्टेप मतलब कंज्यूम करके। तो 4 स्क्वायर और यहाँ पे 9.8 इंटू 10 पे -6 अपान m इंटू 49 10 पे -3। अब ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m = क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4π² इंटू 9.8 इंटू 10 पे -6 अपान
49 इंटू 10⁻³ इंटू ये क्या 16 हो। अब इसको हम लोग कट लें। अगर कट के यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं जल्दी के लिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितना आ जाता है 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ AM²। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ए वैल्यू आ रहा, और ए वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वैल्यू ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाले वैल्यू तो दिया हुआ है, देखिए, तो x इक्वल टू यही हो जाएगा। तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर से लिया है। इन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न रेशो कितना है, NP/NS इक्वल टू 1/2, द रेशो VS इक्वल VP। तो यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप फार्मूला कैसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, VS/NS इक्वल टू VP अपन क्या कर सकते हैं, NP। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या वैल्यू दिया है, NP/NS, तो हम NP/NS कर देते हैं। तो ये रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा, NP/NS रेशो दिया है, तो हमें क्या निकल जाएगा VS/VP, या हम लोग VS/VP का यहाँ पे VS/VP इक्वल टू NS/NP, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो यहाँ NS ये रिवर्स करके दिया है, क्योंकि NP/NS का 1/2 दिया है, तो हमारे पास VS/VP क्या हो जाएगा भैया, 2/1 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 2:1 रेशो, 2:1 रेशो सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट अब देखिए ये वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल वाला दिया वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स दिया है n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इफ 1 MSD represent 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर आपको निकालना है। तो आप देखा है VC इक्वल टू क्या होता है, MSD माइनस VSD, ये आपको सबको याद होगा या रटा है एक तरह से। अब यहाँ पे गिवन बोल रहा है, गिवन क्या है n+1 और VSD इक्वल टू NMSD, ठीक है। अब यहाँ पे VSD अगर हम निकाल लें तो n/ क्या कर सकते हैं, n+1 कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमें SD हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए दो इक्वेशन हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गया और अनदर इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन से हम इसको रिजॉल्व करते, VC इक्वल टू MSD माइनस n/n+1 और MSD, पुराना क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखा जाए MSD 1 माइनस n/n+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा MSD/1+1। अब देखा जाए यहाँ पे 0.01/n+1, अब 1/100 n+1, तो यही हमारे पास 1/100 n+1 ये हमारे पास ऑप्शन दिया है सेकंड, यही सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखा जाए नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड ए ब्लॉक ए शोन इन फिगर, जैसे देख रहे हैं ये 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ये दोनों ब्लॉक पे, ठीक है। मास ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg 3 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द ब्लॉक स्लाइड ओवर द फ्रैक्शनलेस सरफेस है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, मतलब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा
तो ये यानी कि जो इसके फोर्स में ब्लॉक लग रहा है इधर वाला कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन और मास इन मोशन कह सकते हैं। तो यानी कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन कितना है 10 है, और मास इन मोशन कितना है ए मतलब 2 + 3, तो कितना हो गया 10/5, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर/सेकंड²। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे जो हमारे पास ये फोर्स, ये वाला फोर्स मान लीजिए F', तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए मतलब कहने का मतलब m मास क्या हो जाएगा m2, क्योंकि वही मोशन में है, और ए तो m2 का कितना 3 और ए कितना आया 2 आया, तो कितना हो गया 6 न्यूटन हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, तो ये आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन से और सिंपल को रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो x = 5 sin πt = 5/3 दिया। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन रिस्पेक्टिवली। एम्पलीट्यूड निकालना, ए निकालना हमें, और इसी के साथ क्या टाइम पीरियड भी निकालना, दो चीज़ें मतलब रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे आंसर देखना है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे देखा जाए तो वैसे जो एम्पलीट्यूड है तो वो तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड देखा जाए, टाइम पीरियड हम लोग क्या होता अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास ये ओमेगा, ये वाला ओमेगा टी आता है, तो इसमें देखा जाए हमारे पास ओमेगा = कितना पाई और = 2π/t, तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी होता है। जैसे x = a sin ωt + π/3, तो ओमेगा के जगह पे हमारे पास पाई है, तो पाई ये ओमेगा = 2π/t होता है, तो पाई से कट गया। तो अगर देखा जाए यहाँ t कितना आ गया, t = 2 सेकंड आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 5 और 2 सेकंड आ रहा है 5। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ मीटर में लिया है, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर दे दिया है, यहाँ मीटर दे दिया है, तो आंसर यहाँ भी 2 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो मीटर में। सेंटीमीटर में तो हमारे पास अलग आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दबाजी में आपको गलत कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखा जाए, क्योंकि ये 5 एम्पलीट्यूड = 5 मीटर और टाइम पीरियड = कितना 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी हुज EMF इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें 4 ओम शो इन फिगर। तो अब देखा जाए ये 4 ओम है रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये वोल्ट है। अब इसको देखो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे आई निकालना हो, आई निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज जो होता है EMF अपन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट अपन टोटल रेजिस्टेंस, तो 10/4 + 1, तो कितना आ गया है आपका आंसर 10/5, तो कितना आ गया 2 आ गया एम्पियर। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, इस बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा बैटरी का E - IR। तो E की वैल्यू कितना आ गया 10 है और 2 I की वैल्यू 2 है, 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस क्या है 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका आंसर 8 वोल्ट आ गया। तो आंसर क्या होगा 8 वोल्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो 13 नंबर का क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, और
स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें स्टेटमेंट आपको पता करना। तो एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे आर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, सही बात है। तभी हमारे पास एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। ये एकदम बिल्कुल सही बात। एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब ये बोल रहे हैं, अब सेकंड क्या है, राम गए, क्योंकि यहाँ पे एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ये हमारे पास गलत है, तो ये सा ऑप्शन कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए 14, ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटॉन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना कौन सा करेक्ट रिलेशन। अब देखिए फोटॉन में E इक्वल टू एच न्यू होता है, ये सबको पता है, इसे हम लोग फोटॉन बोलते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन देखा जाए, वेलोसिटी यहाँ पे देखिए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए पहला क्या है, यहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन के जो स्पीड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, यानी कि आप देखते हैं मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो P इक्वल टू, यानी कि ये हम लोग मोमेंटम ये आ जाएगा, मोमेंटम यानी कि यहीं से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो C भी हमारे पास जैसे लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपान पी होता है। हाँ, P इक्वल टू एच सी अपान एच अपान लेमडा हो जाएगा, इधर क्लास मल्टीप्लाई कर दें तो P इक्वल टू एच न्यू अपान C भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास E इक्वल टू एच सी अपान लेमडा, तो इससे भी सॉल्व करके आ जाएगा। तो ये वाला भी हमारे पास वैलिड है। डी, इन ए फोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑफ कंजर्व, ये भी बात सही है, कंजर्व होता है तो डी भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखा जाए ए बी सी डी, जो तीनों सही, चारों सही है तो दो सेकंड आ जाता है। अब देखिए फोटॉन पोसेस पॉजिटिवली चार्ज, फोटॉन पोसेस क्या बोल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, तो आप फोटॉन यहाँ पॉजिटिवली, पोसेस पॉजिटिवली चार्ज नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोटॉन पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक कह सकते हैं हम न्यूट्रल होता तो हमारे पास सही होता, इसे ऊपर से सही है। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें भी देखा मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम वेवलेंथ दिया है, तो इसमें मिलान करना, और मिलान करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा चेंज इन एनर्जी एच सी अपान लेमडा, यानी कि लेमडा इक्वल टू 1 अपान क्या कह सकते हैं, ई कह सकते हैं, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखा जाए एनर्जी, ट्रांसमिशन एनर्जी और ये दोनों वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, जो लोअर वैल्यू होगा, तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्यों सेकंड, ए का आपका देखा जाए, ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, और बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा, आप जान ही रहे। तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टाइटली बाउंड 100 टर्न coil of radius 10 centimeter carrying current 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is permeability free space दिया हुआ SI यूनिट में। अब यहाँ पे देखा जाए आपको ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखा जाए B इक्वल टू मैग्नीट्यूड B म्यू नॉट I
एन अपान क्या हो जाएगा 2r। अब इसी में हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 7 इंटू 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1 यहाँ पे अब कट पिट कर लेंगे तो सारा 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए 4.4 इंटू ये मिली mt में दिया है आंसर, तो mt में आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो 4.4 mt ये हमारे पास थर्ड आंसर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये भी लॉजिक गेट से रिलेटेड है। अब लॉजिक गेट से देखिए 2 क्वेश्चन आ गया। अब लॉजिक गेट सिमिलरली आउटपुट आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आउटपुट बनाने के लिए तो आंसर तो इसका एंड गेट आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एंड गेट कैसे आया, अब यहाँ पे देखा जाए जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, जो ए वाले मान लीजिए ay1 आ गया, ay2 आ गया, ay है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखा जाए ए है तो इसमें क्या आ जाएगा ए बार, क्योंकि ये नॉट हो जा रहा है, उल्टा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बी, जब यहाँ पे आएगा तो ए आर है, फिर नॉट लगा रहे हैं, मीन्स ए बार डॉट आर है ना, तो प्लस हो जाएगा बी और फिर इस पे बार। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा बता सकते हैं, ए बी, ए वाला आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये जब हमारे पास बार कैंसिल हो जाता है तो ए डॉट क्या हो जाएगा बी आ जाएगा, ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या होता है एंड होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब 18 देखा जाए, 18 क्वेश्चन, यहाँ पे ए वायर ऑफ लेंथ एल रेजिस्टेंट 100 ओम डिवाइडेड बाय 10 इक्वल पार्ट, मतलब कि एक वायर है, लेंथ कितना है एल है, और इसमें रेजिस्टेंट 100 ओम है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट में। अब फर्स्ट 5 पार्ट को क्या कर रहे हैं, 5 पार्ट को क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, एंड नेक्स्ट 5 पार्ट को क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 पार्ट को क्या कर रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में, ठीक है। देन 2 कंबाइन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, फिर से दोनों कंबाइन करके फिर से क्या कर रहे हैं सीरीज में कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या होगा, तो इसमें तो बहुत आसान से आ जाएगा, आप निकालेंगे तो इसमें आंसर 52 आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने का, ये आपका निकाल देंगे सीरीज में। आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। पैरेलल में जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा R अपान 50 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 52 आंसर आ जाएगा जब फिर से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आर एस जब आएगा आर एस तो R अपान कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर पी, और मतलब 1 अपान कह सकते हैं, या R अपान 50 हो जाएगा, ये 50R हो जाएगा। जब फिर इसको कंबाइन करेंगे सीरीज में तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कितना सीरीज में आ जाएगा 50R प्लस R अपान 50। तो इसको हम लोग 50 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 25, कुल कैंसिल होके यहाँ पे जब ए आर और आर इक्वल आएगा तो कितना आ जाएगा 52 ओम आ जाएगा, ठीक है, 52 ओम 52।
नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ये भी मॉडर्न फिजिक्स है। इन द न्यूक्लियर इमिशन स्टार्ट अबव द मास ऑफ नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ आउटपुट क्यू। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए तो x 82 दिया है और 290 दिया है। अब इस पे अल्फ़ा अगर हम लोग इमिशन करते हैं तो 2 हीलियम पे 4, ये मतलब हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया 80 y और क्या हो जाएगा यहाँ पे 286, ठीक है। इसके बाद देखा जाए ई पॉजिट्रॉन ई प्लस में क्या हो जाता है कि इसमें से -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो यही रहेगा, तो इसमें z जो हो जाएगा तो 79 286 आ गया। अब इसमें देखें तो b निगेटिव, तो इसमें प्लस हो जाएगा, मतलब कि एच पी वैल्यू है 80 हो जाएगा और 286 होगा। अब फर्दर देखिए फिर ई माइनस, फिर इसमें से क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा तो 81 हो जाएगा और Q और 286 रहेगा। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 81, ये फोर्थ आंसर हो जा रहा है। मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ स्टील वायर 1 मीटर, लेंथ ऑफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील एंड यंग मॉडुलस रिस्पेक्टिवली, और 8 × 10 पे पावर 8 न्यूटन पर मीटर एंड 2 × 10 पे 11 न्यूटन पर मीटर। ये देखिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए मैक्सिमम जो निकालना है स्ट्रेस इक्वल टू इलास्टिक लिमिट। तो अगर देखा जाए यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे पास आएगा स्ट्रेस और स्ट्रिंग वाला, तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, जो डेल्टा mx इलास्टिक इंटू एल अपान यंग मॉडुलस y 8 × 10 पे पावर 8 × 1 2 × 10 पे 11, तो कट पिट के कितना 4 × 10 पे -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 mm। तो 4 mm देखा जाए तो पहला आंसर है। तो मैक्सिमम इलांगेशन कितना हो जाएगा 4 mm, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग मॉडुलस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस बाय वाइट लाइट। तो वाइट लाइट तो आप देखें बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपान क्या होता है स्मॉल डी, ये फार्मूला होता है आप सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर फ्रिंज, तो यही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल गिवन कितना 2t - 1 SI यूनिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इतना। तो इंस्टेंटेनियस पावर इतना दिया हुआ है। तो अब देखा जाए यहाँ पे बहुत आसानी से x की वैल्यू कितना दिया 2t - 1, 2t - 1। अब देखिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, dx अपान dt अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगा 2, यानी कि वेलोसिटी आ गया ये मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ गया। तो अब देखिए P इक्वल टू एफ बी होता है, P इक्वल टू एफ बी होता है। तो F की वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कितना दिया 5 न्यूटन दिया है और ये 2 आ गया, तो कितना आ गया 5 × 2, तो कितना हो गया 10 वाट हो गया। तो ये हमारे पास 10 आंसर इसमें आ गया हमारे पास फर्स्ट, तो ये आंसर मिल गया। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी एंड आइडेंटिफाई करेक्ट, ठीक है, ए बी। तो फॉर ए सोलर सेल जिसमें फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, फर्स्ट और फिफ्थ करेक्टरिस्टिक लाइज इन ए 4 क्वार्टर ऑफ द गिवन ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट
फिफ्थ में 4 क्वार्टर यहाँ पे आ रहा। जब 4 क्वार्टर आ रहा तो आप बता सकते हैं पहला स्टेटमेंट क्या हो, करेक्ट है, 4 ही क्वार्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर बाय माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू मेजॉरिटी, आप देखिए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट मेजर ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही, सेकंड गलत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टू बॉडी ए आई बी सेम मास अंडरगो completely inelastic on one dimension collision. The body of A move velocity v1 while body B is at the rest before collision. The velocity of system after collision v2. The ratio of v1 upon v2 is, तो v1 upon v2 रेशो क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन जो है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है किसके बेस है, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे कम्प्लीटली क्या है, इन इलास्टिक है कोलिजन। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन, आप क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जानते हैं, मतलब कि उसमें इनिशियल जो मोमेंटम होगा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम एम वी वन हो गया और एम वी टू हो जाएगा प्लस एम वी टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एम वी वन इक्वल टू 2mv2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एम की वैल्यू तो कैंसिल हो गया, तो v1 अपान v2 आ गया और 2:1 आ जाएगा। तो 2:1 रेशो यहाँ पे हो गया, आंसर क्या हो गया, 2:1। अब नेक्स्ट देखा लाइट से क्वेश्चन है, और यहाँ पे ए लाइट रे इंटर थ्रू राइट एंगल प्रिज्म एट ए पॉइंट पी पे राइट एंगल विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, आई इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। इट ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू द बी सी, ठीक है, पैरेलल टू द बी सी एंड इमर्ज अलॉन्ग फेस ए सी वाले से निकला। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो है इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए एन आर जो हमारे पास है प्लस R1 कह सकते हैं, ये वाला वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला R1 आ जाएगा इंसिडेंट। तो R1 प्लस और जो क्रिटिकल एंगल वाला है ये वाला एंगल बनेगा, ये वाली C, तो कह सकते हैं C इक्वल टू ये दोनों एंगल जो होती है ये एक इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास 90, ए की वैल्यू 90 माइनस C आ जाएगा, तो साइन C इक्वल टू म्यू आ जाएगा, 1/म्यू आता है। ठीक है, तो कॉस C इक्वल टू हमारे पास म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू फार्मूला होता है। स्नेल लॉ इंसिडेंट्स अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे स्नेल लॉ क्या हो जाएगा, 1 कह सकते हैं, साइन 1 साइन एयर का है और 30 और म्यू साइन R1, तो क्या हो गया 1 × 1/2 और म्यू साइन 90 माइनस C आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू जो आया है साइन C के जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं कॉस C की वैल्यू, तो म्यू रूट म्यू स्क्वायर अपान म्यू, तो इधर स्क्वायर कर देते हैं 1/4 आ जाएगा और म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो म्यू स्क्वायर अपन 5/4 आ जाएगा, यानी कि म्यू इक्वल टू रूट 5/4
2 आ जाएगा, तो √5/2 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ग्राफ बहुत आसान सा यहाँ पे ग्राफ दिया गया था। द ग्राफ विच शो द वेरिएशन 1/λ² एंड काइनेटिक एनर्जी ई द लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्री पार्टिकल। तो इसमें ग्राफ आपको फाइंड करना है। तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास h/p, डी ब्रोगली वेवलेंथ है यानी कि h/mv कह सकते हैं, और h/mv के जगह h/ हम लोग 2me का रूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या E = ½ mv² होता है। ठीक है, इसी से तो यानी कि हम लोग यहाँ पे λ² अगर ये रूट हटाना चाहें h²/4 m² और E आ जाएगा कि ना, तो ये आ गया। ठीक है, यानी कि 1/λ², ठीक है, इक्वल टू E जो है हमारे पास पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट यहाँ पे स्लोप के तरह वर्क करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, डायरेक्ट आ गया रिलेशन, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये 1/, मतलब 1 कह सकते हैं λ² डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, मतलब 1/λ² और E के में क्या है, रिलेशन आ गया। नीचे है ना, ऊपर है इसलिए। सेकंड 27 द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन इन दोज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल में आप देखते हैं डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन भी हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद an unpolarized light beam strike a glass surface at a brightest angle, then glass angle at brightest angle। तो इसमें ग्लास एंगल ब्रेवेस्ट एंगल है, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं। ठीक, उसके बाद देखा जाए 29 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड about an axis passing through the midpoint and particular to the rod कितना हो जाएगा, 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 ग्राम रॉड है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mL²/12 आ जाएगा, और यहाँ पे I की वैल्यू 2400 दिया है, और m की वैल्यू कितना 4 और L²/12। तो अब यहाँ पे हम देखा जाए एक कट गया। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखा जाए L² = कितना आ गया, 72। तो L = √72, √72 लगभग 8.48 सेंटीमीटर, यानी कि कह सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर आ गया। 8.5 सेंटीमीटर पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब देखा जाए इसके बाद जो क्वेश्चन है, ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस जो है R = 4.5 सेंटीमीटर है, प्लेस ओवर सरफेस ऑफ वाटर। इफ द सरफेस टेंशन जो है कितना है, 0.07 N पर मीटर, देन एक्सेस ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड स्ट्राइक अवे फ्रॉम द सरफेस। तो अब देखा जाए इसमें जो आपका आ रहा, यानी कि एक्सेस फोर्स जो आ रहा, एक्सेस फोर्स मतलब कि इस तरह का फोर्स रहेगा। ठीक है, इसमें इस तरह से लगेगा T, तो एक्सेस फोर्स हम निकाल लेते हैं। एक्सेस फोर्स = 2πr। ठीक है, तो यानी कि T = 2πr, तो पूरा वैल्यू यानी कि T/ कह सकते हैं 100 × 2 × 3.14 × 4.5/100। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे, 197.82 × 10⁻⁴। ठीक है, और ये हम लोग थोड़ा 19.8 × 10⁻³
एन आ जाएगा, यानी कि 19.8 आ जाएगा आपका मिली न्यूटन, एम न्यूटन। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए पहला। उसके बाद देखा जाए थर्मोडाइनमिक, ये थर्मोडाइनमिक सिस्टम टेकन थ्रू साइकिल ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहला। अब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, द वर्क डन बाय द गैस along द बी और सी, बी और सी। अब बी सी में देखा जाए आइसोकोरिक प्रोसेस हो जा रहा, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा, पहला आंसर। ठीक है। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ ब्लॉक कैरेट के रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज शोन इन फिगर बिलो इट लीनियर स्पीड न्यू ऑन ए डायरेक्शन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पी एंड क्यू आर हायर एंड लोएस्ट। तो अब व्हील जब चलता है तो इसमें जो आता है इधर पी पॉइंट पे जो पी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे वेलोसिटी जो आता है 2v, और इस पॉइंट पे v हो जाता है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे v इधर और इधर v, तो टोटल 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो पूछ रहा p पॉइंट पे फास्टेस्ट होगा देन q पॉइंट, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा। उसके बाद 33 देखते हैं। 33, अब 33 में देखा जाए द मास ऑफ प्लेनेट दिया है 1/10 दैट ऑफ द अर्थ एंड डायमीटर हाफ दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। तो इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन, g इक्वल टू जी एम अपान क्या होता है आर स्क्वायर। अब जी एम अपान 10 और r अपान 2 हाफ हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये ऊपर कर देंगे स्क्वायर 4/10 और जी एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए हमें दे दिया है। अब वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये पूरा वैल्यू जो आता है 4/10 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना 0.5 आ गया, और ये पूरा क्या है g है, g हो जाएगा। तो g की वैल्यू कितना हो जाता है, ये तो हमारे पास 4/10 और ये बोल रहा 9.8 ले लीजिएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल करने के बाद ये हम लोग अगर नीचे हटा देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.92 मीटर पर सेकंड। तो 3.92 मीटर पर सेकंड ये आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये रिपीट हो गया फिर से। 34 पे आते हैं। द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन टर्मिनल ए टर्मिनल बी, बहुत आसान सा है। तो इस सर्किट में देखा जाए एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है जो बैलेंस कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो आएगा इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यानी कि हम एक, क्योंकि कैपेसिटर में हम लोग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा क्या, ये वाला सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा 1/2 1 आ गया। ये पूरा क्या होगा 1 आ जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 + 1 पैरेलल में जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है 2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 2 आ जाएगा। तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखा 33, ए थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट C एंड P सोन। ठीक है, C एंड P सोन। तो अब देखा जाए इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q R, तो VC इक्वल टू VP, तो VC माइनस VP इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 0 ही होगा इसमें। अब देखिए सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपका 36 से 50 तक है और इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें इसमें कितना 10 क्वेश्चन करना रहता है। अब देखिए इसमें, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो पुल करेंगे। द वेलोसिटी v और t प्लॉट ऑफ द मोशन
ऑफ ए बॉडी द एक्सेलरेशन ए और टी ग्राफ बेस्ट। तो इसमें देखा जाए एक्सेलरेशन टी एंड पी ग्राफ, मतलब कि आपको वी टी ग्राफ है और इसको चेंज करना है किसमें, ए और टी ग्राफ में, मतलब ग्राफ को चेंज करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है टफ। अब देखा जाए ध्यान से, जो ए हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ये होगा। अब जब यहाँ पे देखा जाए टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ा रहा, रुका, तो ये भी तो जीरो हो जाएगा। अब इधर देखिए टाइम के साथ कम हो रहा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखा जाए तो दूसरा पार्ट इधर से हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि निगेटिव जा रहा है। ठीक, तो अब ग्राफ देखा जाए यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा पहले। अब इफ द मास ऑफ बॉब सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज थ्राइस ओरिजिनल मास, द लेंथ ऑफ द हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन x/2 ओरिजिनल टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 और L/G होता है। तो अब इसमें देखिए L डैश मान लेते हैं, L इनिशियल का 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे t जो हो जाएगा t डैश x/2 t आ जाएगा, आप लगा सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें दोनों को हम लोग रिलेट कर देते हैं, t 2 L/2G इक्वल टू x/2 2 और L/G। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 1/√2 इक्वल टू x/2, x/ क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। तो यही x/√2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x/√2, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे 38 में दिया है 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटी कनेक्टेड इतना, अब 50 हर्ट्ज शोन पीक करंट द सर्किट इन इतना। तो इसमें देखा जाए तो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है 1/ωc। ठीक है, और 1/2πfc। ठीक है, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब यहाँ पे 1000/3.14। ठीक है, VRMS इक्वल टू 2/3 V, IRMS इक्वल टू VRMS/XC, तो 210 क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। पीक करंट हम लोग निकाल लेते हैं, पीक करंट क्या हो जाएगा, √2 IRMS हो जाएगा। तो √2 IRMS हम लोग ये निकाले हुए हैं, तो 210 क्या हो जाएगा, 1000 इंटू क्या हो जाएगा 3.14। तो यहाँ पे कट पिट करने से 0.9321 आ जाएगा और 0.93 एम्पियर आ जाएगा। ये आंसर आएगा 0.93 एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट T और V curve of the idea. T is the temperature and V is the volume as the three pressure P1 P2 P3 compare चार्ल्स लॉ प्रेजेंट एज ए डॉट। तो अब चार्ल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, यहाँ पे V3 V2 V1 होता है। तो यहाँ पे P इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल B होता है। ठीक है, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल B, तो यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2 इक्वल P3 शायद, सॉरी P3, तो आंसर हो जाएगा P1 P2 P1 P2 फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर है। उसके बाद देखा जाए 40 नंबर का, एन आयरन बार
length L, magnetic moment M, it is a bent of the middle of the length that the two are make angle 60 each other, then magnetic moment मतलब बोल रहा है एक ये आयरन का रॉड है जिसे L है लेंथ और इसमें M इक्वल टू ml था, मतलब 2 ml लेकर चलते हैं मोमेंटम। अब लेकिन इसको बोल रहा है हम बेंट कर दे रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं कि ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ पे 60 डिग्री, तो L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा और ये हमारे पास डेल्टा L आ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा L इक्वल टू 2L/2 sin 30 आ जाएगा। ठीक है, तो sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो L/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगा तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M L/2 आंसर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास M था M/2 आ जाएगा, क्योंकि M डैश था तो ये वाली वैल्यू हमारे पास M/2। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है पुराना। इसका देखा जाए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट मास M फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मास M एंड रेडियस R सर्किट एट एल्टीट्यूड 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ला क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो यहाँ पे माइनस G अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस G अपान 3R हो जाएगा प्लस हाफ MV इस स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे सारा वैल्यू रख के, ठीक है, तो हमें K इनिशियल आ जाएगा और K इनिशियल कितना आ जाएगा, सॉल्व करें 5/6 G अपान R, तो यही आंसर हो जाएगा 5/6 G/R। ठीक है, पहला। इसके बाद देखा जाए तो आंसर है ए पैरेलल क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू बैटरी थ्रू रजिस्टर, इफ I इज करंट इन ए सर्किट देन गैप बिटवीन द प्लेट कितना निकालेंगे, तो यहाँ पे गैप निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें जो आंसर है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नेटिक इक्वल टू I फ्लो ऑफ द सेम डायरेक्शन, तो इसमें इस तरह से बोल रहा है कि हम लोग एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, और ये जाता है L1 और यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा और ये। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग, एम्पियर्स लॉ, तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू 5DL और म्यू नॉट IC प्लस ID। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका लूप 1 में जो IC होगा, लूप 1 में इसमें IC नॉट इक्वल टू 0, ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लूप 2 में IC इक्वल टू 0 प्लस ID इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ पे IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू ID हो जाएगा, KCL लूप के क्या है, तो यही आंसर होगा आपका। कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला आंसर यहाँ पे हो जाए, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, द 43, अब 43 में आ जाए, द प्रॉपर्टी विच नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग फ्री स्पेस, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होता, तो द वर्जिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये वाला, यानी कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्जिनेट फ्रॉम एक्सेलरेटिंग चार्ज एंड चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोसेस द स्टडी स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास नहीं होगा। बाकी यहाँ पे
सोर्स नेचर का होगा एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल स्पीड यही होता है C इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट और E नॉट का। ठीक है 44। अब 44 में देखा जा क्या है, 44 में आपका फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से है ए मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस इतना दिया है और कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया है इतना, द लेंथ 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया है, हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंट विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग। कंप्रेसिव फोर्स डेवलप कितना होगा, तो थर्मल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दोनों इक्वल है, थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और एल्फा इक्वल टू डेल्टा टी। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ठीक है 10 पे -5 इंटू 10 पे 2 तो 10 पे -3 आ जाएगा। अब कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेस इक्वल टू डेल्टा और यंग मॉडुलस y, तो इसमें कितना आ जाएगा, डेल्टा हमारे पास 10 पे -3 ठीक है और 0.5 इंटू 10 पे 11 दिया है। ठीक है अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे 0.5 इंटू 10 पे 8 आ जाएगा। ठीक है तो ये आ गया। अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हमें लगाना है, कंप्रेसिव फोर्स तो फोर्स इक्वल टू 0.5 इंटू 10 पे 8 इंटू 10 पे -3 तो 0.5 इंटू 10 पे 5 हो जाएगा। ठीक है अब इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 210, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 10 पे 10 अपॉन 10 पे 10 ये 5 ठीक है तो 50 इंटू 10 पे 3 न्यूटन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखे चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस आप जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, तो अगर देखा जाए इसमें 10/15 चेक कर लेते हैं 15 इक्वल टू 10/5 प्लस RD। अगर RD इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाए तो यहाँ पे 10/15 इक्वल टू 10/15 आ जाएगा, तो पहला ही आंसर निकल गया। उसके बाद देखा जाए 46 ए सीट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, द ए फोर्स इज नीडेड टू तो पहला फोर्स क्या होगा, अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। करेक्ट होल्ड द सीट देयर इफ़ इट मैग्नेटिक, ठीक है सही है। होल्ड द सीट दे इफ़ देयर इज नॉन मैग्नेटिक गलत हो गया। ठीक है दूसरा द मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कंडक्टिंग सही है। मूव सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म ये, और नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर है ये भी गलत है, तो हमारे पास A और C सही है। ठीक है उसके बाद देखा जाए 46 के बाद 47 इफ़ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर। ठीक है तो क्लोज टू ईच अदर जाते हैं तो मतलब कि ये भी कैपेसिटर से है, तो अगर देखा जाए हमें याद होगा तो द चार्ज स्टोर इंक्रीज होगा, क्लोज जाएंगे तो चार्ज स्टोर क्या होगा इंक्रीज होगा ऑन अपॉन डिस्टेंस कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी स्टोर क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि U
भी हमारे पास सेकंड वाला अगर देखा जाए तो एनर्जी डिक्रीज तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता है, तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। कैपेसिटर इंक्रीज होगा, कैपेसिटर इंक्रीज होगा, सही है। द रेशो ऑफ द चार्ज पोटेंशियल रिमेन्स द सेम होगा, रेशो ऑफ चार्ज पोटेंशियल गलत। प्रोडक्ट चार्ज वोल्टेज इंक्रीज होगा, ये सही है। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? ACE। इसको सॉल्व करके हम बताएंगे आगे, फिर जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक ही जगह पे सारा रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। 2 हीटर A and B have a power rating 1 kilowatt 2 kilowatt ratio. Those two are first connecting in series then parallel source. Ratio of the output तो बहुत आसान सा है, इसमें निकाल सकते हैं P = V²/R। तो PA/PB मान लेते हैं, तो RB/RA हो जाएगा, ठीक है। RA बोल रहा है 2RB, ठीक है। तो सीरीज में PS = V²/3RB हो जाएगा, और पैरेलल में PP क्या हो जाएगा 3V²/3RB हो जाएगा। तो PS/PP = 2/9, तो 2/9 हो जाएगा आंसर। अब देखा जाए 49 में ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फोकल लेंथ इतना है, फोकल लेंथ कितना है F0 = 140 सेंटीमीटर है। आई ऑफ द फोकल लेंथ यानी कि FE जो हम लोग पढ़ते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप तो बहुत आसान है, मैग्नीफाई F0/FE होता है, तो यानी कि 140/5 तो कितना हो गया, ये 5 से कटेगा तो 2 5 दूनी 10 और 8 40 28 आ जाएगा। अब देखा जाए 50 नंबर का क्वेश्चन। ए फोर्स डिफाइंड F = α_T² βT act on the particle at given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta is constant, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी जो लगता है, मतलब डायमेंशन का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी बोलते हैं, होमोजेनिटी। तो यहाँ पे F = क्या हो जाएगा α_T² टाइम A और βT। तो अल्फ़ा = क्या हो जाएगा F/T और बीटा = F/T। तो α_T = बीटा, ठीक है। α_T/बीटा क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का कर लिए, अब इसके बाद केमिस्ट्री का करेंगे, केमिस्ट्री का। तो अभी तक ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है।